सभी साथियों को नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। क्यूज कंपटीशन क्लासेज पर मैं अंकित भार्गव आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आपको पता है बीएसटीसी का एग्ज़ाम नज़दीक है, उसके लिए हम जीके की एक टेस्ट सीरीज, एक प्रश्नोत्तरी हमारे इस यूट्यूब चैनल क्यूज कंपटीशन क्लासेज पर रोज़ शाम को आपको एक वीडियो उपलब्ध करवाते हैं। जीके से संबंधित पुराने प्रश्न जितने विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उससे संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे, उन सभी के बारे में चर्चाएं करते हैं। आज उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए ये उसी टेस्ट सीरीज का दूसरा पार्ट है। पिछला पार्ट आप सभी ने देखा, उसको बहुत प्यार दिया, उसी के संदर्भ में ये हम दूसरा पार्ट आपके लिए लेकर आए हैं। आशा करता हूँ आप सभी लोग इसको भी उसी तरह प्यार देंगे जिस तरह आपने पिछले पार्ट को देखा था। तो चलिए साथियों, आप जो भी प्रश्न में आपको डाउट हो आप उसको कमेंट कर सकते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगती है आप कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। उसके अलावा वीडियो को लाइक किया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए साथियों, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारी इस मॉडल टेस्ट सीरीज के लिए। बीएसटीसी का एग्ज़ाम नज़दीक है। आशा करता हूँ आप सभी लोग बखूबी अच्छे ढंग से तैयारी कर रहे होंगे, मुझे पूर्ण रूप से आप पर विश्वास है। तो चलिए देखते हैं कितने प्रश्न आपको इस मॉडल पेपर में से आते हैं। आप ये चेक कीजिए खुद और कॉपी पेन लेकर बैठा कीजिए, ताकि कोई नए जो जानकारी हो आपको यदि मिले, ऐसा लगे कि कोई जानकारी नहीं है तो उसको लिख लीजिए कि ठीक है। चलिए देखिए, पहला प्रश्न है हमारा, हिंदू नववर्ष कब से प्रारंभ होता है? हिंदू नववर्ष कब से प्रारंभ होता है? देखिए हमारे ऑप्शन है चैत्र कृष्ण एकम से, ऑप्शन बी दे रखा है चैत्र शुक्ल एकम से, ऑप्शन सी दे रखा है फागुन कृष्ण एकम से, और ऑप्शन डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। देखिए हिंदू नववर्ष की बात चल रही है। हिंदू नववर्ष कब से प्रारंभ होता है? देखिए हिंदू नववर्ष प्रारंभ होता है साथियों चैत्र शुक्ल एकम से। कब से प्रारंभ होता है? चैत्र शुक्ल एकम से। हिंदू नववर्ष कब से प्रारंभ होता है? हमारा प्रश्न है हिंदू नववर्ष प्रारंभ होता है चैत्र शुक्ल एकम से। देखिए चैत्र माह है ना, आप अच्छे से याद रखना, चैत्र माह है, एकमात्र माह है जिसके 15 दिन वर्ष के अंत में तथा 15 दिन वर्ष के प्रारंभ में आते हैं। ठीक है, देखिए चैत्र जो माह है वो एकमात्र माह है हिंदू नववर्ष का, जिसके 15 दिन वर्ष के कब आते हैं? अंत में आते हैं। अर्थात 15 दिन कौन से? कृष्ण पक्ष। जो चैत्र माह का कृष्ण पक्ष है, वो कहाँ चला जाता है? वर्ष के अंत में। और जो शुक्ल पक्ष है वो कहाँ आता है? वर्ष के प्रारंभ में। तो इसलिए हमारा जो हिंदू नववर्ष है वो कब से प्रारंभ होता है? चैत्र शुक्ल एकम से प्रारंभ होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मेहाजी मंगलिया का जन्म कहाँ हुआ था? मेहाजी मंगलिया का जन्म कहाँ हुआ था? मेहाजी मंगलिया का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए ऑप्शन ए दे रखा है हमें बापिनी जोधपुर में, ऑप्शन बी दे रखा है कोलूमन जोधपुर में, ऑप्शन सी दे रखा है खरनाल नागौर में, और ऑप्शन डी दे रखा है आसिंद भीलवाड़ा में। इस प्रश्न को आप अच्छे से समझिए। देखिए एक बार, देखिए आसिंद भीलवाड़ा, अच्छे से आप एक बार इन जो जन्म स्थान है लोक देवताओं को, उनसे संबंधित सिर्फ जन्म स्थान ही आप अच्छे से ढंग से याद कर लें, क्योंकि जन्म स्थान से सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए आसिंद भीलवाड़ा में हुआ था देवनारायण जी का जन्म। ठीक है, खरनाल नागौर में किसका हुआ था? तेजाजी का। तेजाजी का प्रसिद्ध मेला लगता है साथियों पर्वतसर नागौर में, लेकिन जन्म कहाँ हुआ था? खरनाल नागौर में। कोलूमन जोधपुर में पाबूजी राठौर का। कोलूमन जोधपुर में किसका हुआ था? पाबूजी राठौर का। और बापिनी जोधपुर में हुआ था मेहाजी मंगलिया का। ये आप अच्छे से याद रखें। मैं आपको बार बार पुरानी वीडियो में भी और दोबारा से फिर से बता रहा हूँ मैं कि लोक देवता जो हैं उनमें से सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाते हैं।
वो इनके जन्म स्थान से, और जन्म स्थान नहीं पूछता है तो मुख्य मंदिर पूछता है। ये आप अच्छे से याद रखें, ठीक है। तो चलिए, बापिनी जोधपुर में किसका जन्म हुआ था? मेहाजी मांगलिया का। और तेजाजी के बारे में आप ये बात जरूर याद रखें, एक बात कि तेजाजी जो है ना पंचपीरों में शामिल नहीं है। तेजाजी किस में शामिल नहीं है? पंचपीरों में। तो कभी कभार वो ऊपर से प्रश्न पूछता है तो ये पूछ लेता है किस लोक देवता निम्न में से कौन सा लोक देवता है जो पंचपीरों में शामिल नहीं है। तो आपको याद रखना है कि कौन सा लोक देवता है जो पंचपीरों में शामिल नहीं है, तेजाजी, ठीक है। चलिए देखिए, अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है दादू दयाल जी के शिष्य हैं, निम्न में से दादू दयाल जी के शिष्य कौन है? देखिए, रज्जब जी हैं, दयाबाई है, सैजोबाई है। देखिए, दादू दयाल जी के दो शिष्य थे, एक तो संत रज्जब जी हैं और एक है सुंदरदास जी। एक कौन है? सुंदरदास जी। दादू दयाल जी के कितने शिष्य थे साथियों? दो शिष्य थे। एक कौन थे? संत रज्जब जी, और एक थे संत सुंदरदास जी। रज्जब जी जो थे वो सांगानेर के थे। कौन थे? रज्जब जी कहाँ के थे? सांगानेर के। रज्जब जी सांगानेर के पठान थे। रज्जब जी कौन थे? सांगानेर के पठान थे। उसके अलावा रज्जब जी के बारे में कहा जाता है कि आजीवन दूल्हे के वेश में रहे। आजीवन किसके वेश में रहे? दूल्हे के वेश में रहे। यदि पूछा जाए किस लोक देवता आजीवन दूल्हे के वेश में रहे तो कौन रहे थे? संत रज्जब जी। किसके शिष्य हैं? दादू दयाल जी के। दादू दयाल जी का जन्म अहमदाबाद में होता है। दादू दयाल जी अपने यहाँ राजस्थान में भक्ति आंदोलन लेकर आते हैं और संत रज्जब जी और सुंदरदास जी इनके परम शिष्य होते हैं। तो ये दादू दयाल जी से संबंधित। उसके अलावा हमको दे रखा है दयाबाई और सैजोबाई, ये दोनों चरणदास जी की शिष्या हैं। किसकी है? चरणदास जी की। चरणदास जी की, ठीक है। दयाबाई और सैजोबाई किसकी शिष्या हैं? चरणदास जी की। जो दयाबाई है उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था, दयाबाई ने एक ग्रंथ लिखा था, देखिए इधर समझा था। सैजोबाई ने ग्रंथ लिखा था सहज प्रकाश। देखिए, सैजोबाई ने ग्रंथ लिखा था सहज प्रकाश और दयाबाई ने ग्रंथ लिखा था दयाबोध, ठीक है। ये दोनों ग्रंथ आप याद रखें। बाकी रज्जब जी सांगानेर के पठान, आजीवन दूल्हे के भेष में रहे। दयाबाई चरणदास जी की शिष्या, सैजोबाई चरणदास जी की शिष्या। दयाबाई ने दयाबोध ग्रंथ लिखा और सैजोबाई ने सहज प्रकाश ग्रंथ लिखा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं हमारे। जीर्ण माता का मुख्य मंदिर कहाँ है? जीर्ण माता का मुख्य मंदिर कहाँ है? ऑप्शन देखिए, सीकर में, करौली में, बीकानेर में, पाली में। ऑप्शन दे रखे हमें सीकर, करौली, बीकानेर, पाली। देखिए, जीर्ण माता का मुख्य मंदिर है रेवासा, सीकर में। जीर्ण माता का मुख्य मंदिर कहाँ साथियों? रेवासा, सीकर में। करौली में कौन सा किसका मंदिर है? केला देवी माता का। केला देवी माता का मंदिर कहाँ है? करौली में। बीकानेर में किस माता का मंदिर है? करणी माता का। देशनोक बीकानेर में किस माता का मंदिर है? करणी माता का। और पाली में है आशापुरा माता, चौहानों की कुलदेवी। तो पाली में किसका मंदिर है? आशापुरा माता। आशापुरा माता कौन है? चौहानों की कुलदेवी। ठीक है। नाडोल क्षेत्र है, नाडोल की हम चौहान पढ़ते हैं, जालौर पहुंच जाते हैं वो। तो नाडोल में आशापुरा माता का मंदिर है। नाडोल कहाँ पड़ता है? नाडोल पड़ता है पाली में, ठीक है। थोड़ा सा याद रखें आप, नाडोल पाली में आशापुरा माता का मंदिर है। आशापुरा माता चौहानों की कुलदेवी है। जबकि रेवासा सीकर में जीर्ण माता का मंदिर है। बीकानेर में करणी माता का मंदिर है और करौली में केला देवी माता का मंदिर है। चलिए आगे चलते हैं हम। डांग नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? डांग नृत्य, देखिए साथियों, डांग नृत्य दो चीजें हैं, एक है डांग क्षेत्र, एक क्या है? डांग क्षेत्र। एक क्या है? डांग क्षेत्र। डांग क्षेत्र में करौली, धौलपुर,
सवाई माधोपुर, डांग क्षेत्र करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, ठीक है। और डांग नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा का। डांग नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा का। इसमें देखिए ऑप्शन भी उसी प्रकार के दिए। डांग नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? करौली दिया, धौलपुर दिया, भरतपुर दिया। आप बताइए तीनों में से किसी ना किसी एक ऑप्शन को विद्यार्थी टच करेगा, क्योंकि नाथ द्वारा तो कोई नहीं जाएगा, जबकि डांग नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा का, ठीक है। अच्छा, ये करौली के बारे में थोड़ा सा याद रखिए। डांग की रानी करौली, डांग की रानी पूछे आपसे तो कौन है? करौली। और डांग का राजा पूछे तो धौलपुर, ठीक है। ये थोड़ा सा आप कंसेप्ट याद रखें। डांग की रानी करौली और डांग का राजा क्या है? धौलपुर है। जबकि डांग नृत्य डांग क्षेत्र करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, और डांग नृत्य नाथ द्वारा राजसमंद का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं आगे। अच्छा, ये चलिए, राजस्थान की नवीन रियासत कौन सी है? कौन सी थी? राजस्थान की नवीन रियासत कौन सी थी? देखिए 4 रियासतें दे रखी हैं हमें। एक ही बार में इन चारों रियासतों के बारे में थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट आप अच्छे से समझ लें। 4 रियासतें दे रखी हैं। मेवाड़ रियासत है, वो राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत है। तो पूछे जाए राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत, तो प्राचीन रियासत कौन सी है? मेवाड़, ठीक है। मारवाड़ रियासत राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत है। तो पूछा जाए सबसे बड़ी रियासत, कौन सी है? मारवाड़, ठीक है। सायपुरा, सायपुरा जो रियासत है वो राजस्थान की सबसे छोटी रियासत है, सबसे छोटी रियासत, ठीक है। उसके अलावा झालावाड़ सबसे नवीन रियासत। यदि आपने ये सब नहीं लिख रखे हैं तो एक बार आप इसको ज़रूर लिखें, कॉपी पेन लेकर बैठे। आशा करता हूँ आप सभी लोग कॉपी पेन लेकर जरूर बैठे होंगे। कोई नई जानकारी, कोई नया कंसेप्ट यदि आपको लगता है कि ये हमने नहीं लिख रखा या हमने नहीं पढ़ रखा, नई चीज़ है, तो उसको ज़रूर आप लिखने की कोशिश करें और हो सके तो यहीं याद करने की कोशिश करें। उससे अच्छा कुछ नहीं है कि आपको बोर्ड पर ही याद हो रहा है, उससे अच्छा कुछ नहीं। चलिए, तो झालावाड़ सबसे नवीन रियासत, सबसे छोटी रियासत सायपुरा, और मारवाड़ सबसे बड़ी रियासत, और जबकि प्राचीन रियासत पूछे तो मेवाड़। चलिए देखिए, चौहान वंश का संस्थापक कौन था? चौहान वंश का संस्थापक कौन था? देखिए ऑप्शन दे रखे हैं, अर्णोराज, वासुदेव चौहान, पृथ्वीराज प्रथम। अर्णोराज, वासुदेव चौहान और पृथ्वीराज प्रथम। देखिए चौहान वंश का संस्थापक आपसे पूछे तो कौन है? वासुदेव चौहान। किसके अनुसार है? बिजोलिया शिलालेख के अनुसार, ठीक है। चौहान वंश का संस्थापक कौन है? वासुदेव चौहान। चलिए देखिए अगला प्रश्न हमारा, जांगल प्रदेश के नाम से किसको जाना जाता है? जांगल प्रदेश के नाम से किसको जाना जाता है? देखिए बीकानेर और चूरू को जाना जाता है, अजमेर और नागौर को, जोधपुर और पाली को जाना जाता है, उदयपुर और राजसमंद को जाना जाता है। देखिए जांगल प्रदेश, जांगल प्रदेश के नाम से किसको जाना जाता है? बीकानेर और चूरू को जाना जाता है। वैसे यदि एक जिले में पूछे आपसे किसको जाना जाता है तो हम जाएंगे बीकानेर पे। एक जिले में पूछे जांगल प्रदेश तो हम कहाँ जाएंगे? बीकानेर पे। यदि 2-2 जिलों का इसने या 3-3 जिलों का झूठा दे रखा है तो बीकानेर चूरू, ठीक है। बीकानेर और चूरू क्या है? जांगल प्रदेश। चलिए, चंबल नदी पर कितने बांध है? चंबल नदी पर कितने बांध है? देखिए चंबल नदी, चंबल नदी पर कुल कितने बांध है? तो 4 बांध है। क्या पूछा है हमसे प्रश्न में कि चंबल नदी पर कितने बांध है? चंबल नदी पर कितने बांध है साथियों? 4 बांध है। यदि हमसे ये पूछता कि राजस्थान में चंबल नदी पर कितने बांध है तो हम करते 3, फिर क्या टिक करते हम? 3। और उसने क्या कहा है कि चंबल नदी पर, पूरी नदी पर ही उसने पूछा है कितने बांध है? 4 बांध है। पहला बांध देखिए आप, गांधी सागर है। पहला कौन सा है? गांधी सागर। गांधी सागर कहाँ है? एमपी में। दूसरा देखिए आप, राणा प्रताप सागर है।
राणा प्रताप सागर कहाँ है? अपने राजस्थान में, चित्तौड़गढ़। ठीक है, CH कर देता हूँ मैं ना। तीसरा देखिए आप, जवाहर सागर, कहाँ है? कोटा में। और चौथा, कोटा बैराज, ये भी कहाँ है? कोटा। ये चंबल नदी के 4 बांध। ठीक है, तो चंबल नदी पर कितने बांध है? चंबल नदी पर कुल 4 बांध है। गांधी सागर बांध है जो कि कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो इसका मतलब यदि हमसे ये पूछा जाए कि राजस्थान में चंबल नदी पर कितने बांध है, तो कितने बांध है? 3 बांध है। राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ में, जवाहर सागर कोटा में, और कोटा बैराज कहाँ? कोटा में। ये आप याद रखिए। चंबल नदी पर कुल पूछा जाता है तो 4, राजस्थान में पूछा जाता है तो 3। बनास नदी का उद्गम कहाँ से हुआ? देखिए, बनास नदी का उद्गम कहाँ से हुआ? ऑप्शन 1 दे रखा है जयपुर से, ऑप्शन 2 दे रखा है सीकर से, ऑप्शन 3 दे रखा है राजसमंद से, ऑप्शन 4 दे रखा है अजमेर से। बनास नदी, देखिए बनास नदी अपनी निकलती है खमनौर पहाड़ी राजसमंद से। बनास नदी कहाँ से निकलती है साथियों? खमनौर पहाड़ी राजसमंद से। देखिए, खमनौर पहाड़ी, कौन सी नदी निकलती है? बनास। ठीक है, बनास नदी कहाँ से निकलती है? खमनौर पहाड़ी राजसमंद से निकलती है। इसके अलावा बनास नदी राजस्थान में बहने वाली, बनास नदी के बारे में आप ये फैक्ट याद रखें, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे बड़ी नदी, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी नदी है? बनास नदी है। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे बड़ी नदी पूछे आपसे तो कौन सी नदी है? बनास नदी है। तो राजस्थान में, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी पूछे या सबसे बड़ी नदी पूछे आपसे तो कौन सी है? बनास नदी है। और यदि आपसे ये पूछे कि राजस्थान की या सबसे लंबी नदी आपसे पूछे, राजस्थान की सबसे लंबी नदी तो कौन सी है? चंबल। पूर्णतः राजस्थान की बनास, पश्चिमी राजस्थान की लूड़ी, उत्तरी राजस्थान की घग्गर और दक्षिणी राजस्थान की माही। ये थोड़ा सा आप याद रखें। चलिए, अहि छत्रपुर किसका प्राचीन नाम था? अहि छत्रपुर, देखिए अहि छत्रपुर पुराना नाम था या प्राचीन किसका नाम था? नागौर। नागौर जो क्षेत्र था उसको अहि छत्रपुर के नाम से जाना जाता था। तो ये महाभारतकालीन नाम है अहि छत्रपुर। अहि छत्रपुर किसका प्राचीन नाम है? नागौर का। चलिए, खजूर अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित है? देखिए, खजूर अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित है? ऑप्शन 1 दे रखा है हमें जोधपुर में, ऑप्शन 2 दे रखा है अजमेर में, ऑप्शन 3 दे रखा है हमें बीकानेर में। देखिए, खजूर व बेर अनुसंधान केंद्र पूछे आपसे, दोनों खजूर पूछे या खजूर व बेर अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बीकानेर में। खजूर पूछे या खजूर या बेर अनुसंधान केंद्र, दोनों में कोई सा भी पूछे, कहाँ है? दोनों बीकानेर में। अजमेर में क्या है? अजमेर में मसाला अनुसंधान केंद्र है। अजमेर में क्या है साथियों? मसाला अनुसंधान केंद्र। तभी जी एक जगह है अजमेर में, तभी जी वे कौन सा अनुसंधान केंद्र है? मसाला। तो मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ है? मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ है? अजमेर में। जोधपुर में क्या है? जोधपुर में काजरी है। जोधपुर में क्या है साथियों? काजरी। और क्या है? आफरी। काजरी और आफरी कहाँ है? जोधपुर में। काजरी और आफरी कहाँ है? जोधपुर में। इसके अलावा जोधपुर में प्रथम स्पाइस पार्क है। जोधपुर में क्या है? प्रथम स्पाइस पार्क। ठीक है, ये थोड़ा याद रखें, अच्छे से याद रखें। बीकानेर में खजूर व बेर, खजूर व बेर अनुसंधान केंद्र। खजूर व बेर अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बीकानेर में। खजूर व बेर अनुसंधान केंद्र आपसे पूछे जाए तो कहाँ है? बीकानेर में। और मसाला अनुसंधान केंद्र आपसे पूछा जाए तो कहाँ है? अजमेर में। और काजरी या आफरी आपसे पूछे जाए तो कहाँ है? जोधपुर में। उसके अलावा आपसे पूछा जाए फर्स्ट स्पाइस पार्क यानी पहला मसाला केंद्र कहाँ है? जोधपुर में। चलिए,
बागोर सभ्यता किस जिले में है? बागोर सभ्यता, देखिए बागोर सभ्यता किस जिले में? ऑप्शन 1 दे रखा है हमें सीकर में, ऑप्शन 2 दे रखा है राजसमंद में, ऑप्शन 3 दे रखा है उदयपुर में, ऑप्शन 4 दे रखा है भीलवाड़ा में। बागोर सभ्यता, देखिए बागोर सभ्यता है भीलवाड़ा में। बागोर सभ्यता कहाँ है साथियों? भीलवाड़ा में। बागोर सभ्यता को हम पढ़ते हैं तो इसमें महत्वपूर्ण बात मेरे अनुसार तो मुझे एक ही लगती है, बागोर सभ्यता में पशुपालन के अवशेष मिले थे। बागोर सभ्यता से ही पता चला था कि मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ते को पालना प्रारंभ किया। बागोर सभ्यता में कुत्ते की हड्डी के अवशेष मिले थे, अर्थात पशुपालन के हिसाब से बागोर सभ्यता से हमें प्राप्त हुए थे। तो बागोर सभ्यता कहाँ है? भीलवाड़ा में। ठीक है, चलिए उदयपुर में आहार सभ्यता, उदयपुर में कौन सी है साथियों? यहाँ ऑप्शनों को भी थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पर उदयपुर में है आहड़ सभ्यता, आहड़ सभ्यता। राजसमंद में कौन सी है? गणेश्वर, नहीं सॉरी, गिलोंड सभ्यता। राजसमंद में कौन सी है साथियों? गिलोंड सभ्यता। और गणेश्वर है सीकर में। गणेश्वर कहाँ है साथियों? सीकर में। गणेश्वर कहाँ है? नीम का थाना सीकर में गणेश्वर सभ्यता है। गिलोंड सभ्यता कहाँ है? अपने राजसमंद में है। आहड़ सभ्यता कहाँ है? उदयपुर में। और बागोर सभ्यता कहाँ है? भीलवाड़ा में। ये थोड़ा सा कंसेप्ट आप याद जरूर रखिए। चलिए हाँ जी, अगला प्रश्न है हमारा, लोक देवी देवताओं के कागज पर बने चित्र क्या कहलाते हैं? लोक देवी देवताओं के कागज पर बने चित्र क्या कहलाते हैं? देखिए कावड़ कहलाते हैं, पाने कहलाते हैं और सांझी कहलाते हैं। लोक देवी देवताओं के कागज पर बने चित्र क्या कहलाते हैं? देखिए सबसे पहले कावड़ को देखते हैं। कावड़ जो होता है ना, ये लकड़ी का एक फ्रेम होता है। लकड़ी का क्या होता है? एक फ्रेम होता है। ठीक है, कावड़ क्या है? लकड़ी का एक फ्रेम होता है जिसमें कई दरवाजे होते हैं। जिसमें क्या होते हैं? कई दरवाजे होते हैं। ठीक है, चलिए पाना, पाना क्या होता है? कागज पर लोक देवी देवताओं का जब चित्रांकन किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? पाने बोलते हैं। लक्ष्मी जी का पाना आपने देखा होगा, हनुमान जी का, माता जी का पाना। तो पाने क्या होते हैं? कागज पर जो देवी देवताओं का चित्र अंकित किए जाते हैं वो उसको क्या कहते हैं? पाना कहते हैं। सांझी, सांझी क्या होती है? श्राद्ध पक्ष में, श्राद्ध पक्ष में कुंवारी कन्याओं द्वारा अच्छे वर की प्राप्ति हेतु अच्छे वर की प्राप्ति हेतु माता पार्वती की गोबर से प्रतिमा बनाई जाती है या मूर्ति बनाई जाती है? आप दीवार पर, अपने घर के बाहर आपने देखे होंगे, दीवार पर बनाई जाती है प्रतिमा, माता पार्वती का स्वरूप माना जाता है। कुंवारी कन्याओं के द्वारा गोबर से श्राद्ध पक्ष में व्रत रखा जाता है, माता पार्वती का स्वरूप मानकर पूजा जाता है। तो सांझी क्या होती है? श्राद्ध पक्ष में अविवाहित कन्याओं के द्वारा माता पार्वती की पूजा की जाती है और गोबर से उनकी तस्वीर को उखेरा जाता है या गोबर से तस्वीर बनाई जाती है, उसको क्या बोलते हैं? सांझी बोलते हैं। ये थोड़ा सा आप याद रखें। लोक देवी देवताओं के कागज पर बने चित्र कावड़ वो पाने कहलाते हैं। कावड़ क्या है? लकड़ी का एक फ्रेम होता है जिसमें कई दरवाजे होते हैं। और सांझी क्या होती है? श्राद्ध पक्ष में अविवाहित कन्याएं जो व्रत रखती है, माता पार्वती को का चित्र बनाती है, उसको क्या बोलते हैं? सांझी। चलिए, उष्णा व साहिवा का संबंध किस चित्रकला से है? उष्णा व साहिवा का संबंध किस शैली से है? तो देखिए नाथद्वारा शैली, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी अजमेर शैली, ऑप्शन सी बीकानेर शैली। उष्णा और साहिवा, देखिए उष्णा और साहिवा अजमेर शैली से संबंधित हैं। उष्णा और साहिवा किस शैली से संबंधित है साथियों? अजमेर शैली से संबंधित है। उसके अलावा नाथद्वारा शैली से दो महिला आती हैं, कमला और इलायची। आपसे ये पूछा जाए कमला और इलायची किस शैली से संबंधित है, तो दोनों महिलाएं किससे संबंधित हैं? नाथद्वारा शैली से। जबकि उष्णा और साहिवा किस शैली से संबंधित है? अजमेर शैली से संबंधित है। चलिए, कुंभलगढ़ दुर्ग संकट काल में किस राजवंश को आश्रय देता था?
कुंभलगढ़ जो दुर्ग बना है वो संकट काल में किस राजवंश को आश्रय देता था साथियों? देखिए, मेवाड़ राजवंश को, मारवाड़ राजवंश को और हाड़ौती राजवंश को, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, कुंभलगढ़ जो दुर्ग है वो किसको आश्रय देता था? मेवाड़ को आश्रय देता था। मेवाड़ पे जो राजवंश था उसको आश्रय कौन सा दुर्ग देता था? कुंभलगढ़ दुर्ग देता था। मारवाड़ को आश्रय देता था सिवाड़ा दुर्ग। जो सिवाड़ा दुर्ग है ना, जो सिवाड़ा दुर्ग है ना, वो किसको आश्रय देता था? मारवाड़ रियासत को। चलिए, सुपारी महल किस दुर्ग में है? देखिए, सुपारी महल किस दुर्ग में है? ऑप्शन 1 दे रखा है रणथंभौर दुर्ग में, ऑप्शन 2 चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, ऑप्शन 3 कुंभलगढ़ दुर्ग में, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, सुपारी महल आपसे पूछे या पूछे आपसे जोगी महल, दोनों महल किस दुर्ग में है? रणथंभौर में। किस दुर्ग में है? रणथंभौर दुर्ग में। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या है? रणथंभौर दुर्ग। और इसके अलावा चित्तौड़गढ़ में तो मीरा मंदिर है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में क्या है? मीरा मंदिर पूछा जाता है। ठीक है, ये रणथंभौर दुर्ग में भाई एक और याद रखना, 32 खंभों की छतरी भी है। 32 खंभों की छतरी, 32 खंभों की छतरी कहाँ है? रणथंभौर दुर्ग में। ये भी आप थोड़ा सा याद रखना, न्याय की छतरी इसको बोलते हैं। तो 32 खंभों की छतरी या सुपारी महल और जोगी महल कहाँ है? रणथंभौर दुर्ग में। जबकि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में मीरा मंदिर है, विजय स्तंभ है, कीर्ति स्तंभ है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में तो बहुत कुछ है, आपने सब कुछ चित्तौड़गढ़ दुर्ग का तो याद कर ही रखा होगा। कुंभलगढ़ दुर्ग में, कुंभलगढ़ दुर्ग में कटारगढ़ है। इस कटारगढ़ को क्या बोलते हैं? मेवाड़ की आंख। ठीक है, मेवाड़ की आंख। कुंभलगढ़ दुर्ग में कटारगढ़ है। कटारगढ़ को क्या बोलते हैं? मेवाड़ की आंख। तो ये आपके सामने 3 दुर्ग, तीनों से संबंधित फैक्ट जो इंपॉर्टेंट थे मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। सुपारी महल हो या जोगी महल हो, दोनों कहाँ हैं? रणथंभौर दुर्ग में। उसके अलावा चित्तौड़गढ़ में क्या है? मीरा मंदिर, विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। कुंभलगढ़ दुर्ग में, कुंभलगढ़ दुर्ग में क्या है? कटारगढ़ है, जिसको मेवाड़ की आंख बोलते हैं। चलिए, मूमल से संबंधित चित्र किस शैली के हैं, या मूमल से संबंधित जो चित्र थे वो किस शैली में बने? तो देखिए, बीकानेर शैली में, जैसलमेर शैली में, बाड़मेर शैली में, या उदयपुर शैली में। मूमल से संबंधित चित्र, मूमल एक राजकुमारी थी जैसलमेर की, अमरकोट के एक व्यक्ति से प्यार हो जाता है इसको। तो मूमल से संबंधित जो चित्र हैं वो किस शैली में बने? तो देखिए, मूमल से संबंधित चित्र बने जैसलमेर शैली में। किस शैली में बने? जैसलमेर शैली में। एक बार जैसलमेर शैली में एक और प्रश्न ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट लगा के आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, एक ऐसी राजस्थान की कौन सी शैली है? जैसलमेर शैली के बारे में ये प्रश्न पूछा जाता है कि ऐसी राजस्थान की कौन सी शैली है जिस पर किसी भी अन्य शैली का प्रभाव ना पड़ा हो? तो कौन सी शैली है वो? जैसलमेर। ये आप अच्छे से याद रखें भाई, जैसलमेर शैली एकमात्र शैली है या चित्रकला है अपने राजस्थान की जिस पर अन्य किसी शैली का प्रभाव नहीं पड़ा। इसका कारण आप सभी बखूबी जानते हैं, मरुस्थल है। क्योंकि मरुस्थल में होने के कारण जैसलमेर पे कोई और अन्य व्यक्ति या कोई अन्य कहीं का शासक सोचता ही नहीं था कि मैं आक्रमण करूं या मैं उस किले को जीतूं या वहाँ पे कुछ नया करूं। तो इसलिए जैसलमेर शैली पर किसी भी अन्य शैली का प्रभाव नहीं पड़ा है, एकमात्र शैली है। ये थोड़ा सा आप याद रखिए। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा, जालोर दुर्ग की कुंजी। जालोर दुर्ग की कुंजी सिवाड़ा दुर्ग। जालोर दुर्ग की कुंजी कौन से दुर्ग है? सिवाड़ा दुर्ग है। ठीक है, थोड़ा 1 लाइन फैक्ट आप याद रखें, जालोर दुर्ग की कुंजी सिवाड़ा दुर्ग। चलिए, निम्न में से कौन सा गलत है? निम्न में से कौन सा गलत है? देखिए, चांद बावड़ी आवानेरी में बिल्कुल सही है, त्रिमुखा बावड़ी उदयपुर में ये भी बिल्कुल सही है, और नौलखा बावड़ी डूंगरपुर में ये भी बिल्कुल सही है। रानी जी की बावड़ी दौसा नहीं, रानी जी की बावड़ी कहाँ है? बूंदी में। रानी जी की बावड़ी कहाँ है? बूंदी में। ये थोड़ा सा गलत है। तो निम्न में से कौन सा गलत है? गलत छांटना था हमने छांट लिया कि रानी जी की बावड़ी कहाँ है? बूंदी में है, दौसा में नहीं है। कहाँ है? बूंदी में। तो ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसको याद रखिए। रानी जी की बावड़ी बूंदी में, चांद बावड़ी आवानेरी में, त्रिमुखा बावड़ी उदयपुर में, नौलखा बावड़ी कहाँ है? डूंगरपुर में। चलिए, हेला ख्याल कहाँ की प्रसिद्ध है? हेला ख्याल कहाँ की प्रसिद्ध है? देखिए, हेला
हीला ख्याल होती क्या है? हीला ख्याल जब गाई जाती है तो इस तरह का माहौल रहता है, ऐसा लगता है कि किसी अन्य व्यक्ति को आवाज़ दी जा रही हो, किसी अन्य व्यक्ति को बुलाया जा रहा हो, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? हीला ख्याल। इस तरह आवाज़ दे देकर जैसे अपन किसी व्यक्ति को बुलाते हैं, ठीक इस तरह हीला ख्याल गाई जाती है। तो हीला ख्याल कहाँ की प्रसिद्ध है? हीला ख्याल प्रसिद्ध है लालसोट की। कहाँ की प्रसिद्ध है? लालसोट की। लालसोट कहाँ पड़ता है? दौसा। लालसोट कहाँ पड़ता है साथियों? दौसा में। इसमें देखिए हीला ख्याल कहाँ की प्रसिद्ध है? दौसा की, लालसोट की। यदि दौसा ऑप्शन में नहीं देता तो वो किसको ऑप्शन में देता है? लालसोट को। ये याद रखना, लालसोट कहाँ है? दौसा में। चलिए, 100 द्वीपों का शहर किस शहर को कहा जाता है? 100 द्वीपों का शहर बांसवाड़ा शहर को कहा जाता है। 100 द्वीपों का शहर किस शहर को कहा जाता है साथियों? बांसवाड़ा शहर को 100 द्वीपों का शहर कहा जाता है। डूंगरपुर मत करना, बांसवाड़ा को कहा जाता है 100 द्वीपों का शहर। ठीक है। निम्न में से कौन सा स्थल टोंक में नहीं है? निम्न में से कौन सा स्थल टोंक में नहीं है? देखिए नीचे देखते हैं, सुनहरी कोटी। हाँ, सुनहरी कोटी टोंक में है। सुनहरी कोटी कहाँ है? टोंक में है। बीसलपुर बांध टोंक में है। बीसलपुर बांध भी कहाँ है? टोंक में है। डिग्गीपुरी भी टोंक में है। तो क्या नहीं है टोंक में? टोंक में नहीं है लालगढ़ पैलेस। तो फिर पूछे लालगढ़ पैलेस कहाँ है? तो कहाँ है? बीकानेर में। लालगढ़ पैलेस कहाँ है? बीकानेर में। सुनहरी कोटी टोंक में है, बीसलपुर बांध टोंक में है, और डिग्गी कल्याण जी का मंदिर भी कहाँ है? टोंक में है। जबकि लालगढ़ पैलेस कहाँ है? बीकानेर में। चलिए, ये थोड़ा सा आप याद रखिए। भारतीय लोक कला मंडल कहाँ है? भारतीय लोक कला मंडल कहाँ है? देखिए अजमेर में, ऑप्शन वन दे रखा है अजमेर में, ऑप्शन 2 बीकानेर में, ऑप्शन 3 उदयपुर में, ऑप्शन 4 जयपुर में। भारतीय लोक कला मंडल है उदयपुर में। भारतीय लोक कला मंडल कहाँ है साथियों? उदयपुर में। ये संरक्षण दी जाती है यहाँ। चित्रकार होते हैं, कलाकार होते हैं जो भी हमारे भारत के, उनको संरक्षण प्रदान किया जाता है, प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। तो भारतीय लोक कला मंडल कहाँ है? उदयपुर में। ये थोड़ा सा आप याद जरूर रखें। तो साथियों, ये जीके से संबंधित हमारे प्रश्न थे। आशा करता हूँ आपको ये प्रश्न सभी पूरे प्रश्न आए जरूर होंगे। मतलब 100 में से 100 आपको इसका स्कोर रहा होगा इस पेपर का। आज थोड़ी जल्दीबाजी में समय कम मिला था, इसलिए जल्दी में सॉल्व कराते हुए आया हूँ, क्योंकि थोड़ा समय का अभाव है। आगे मुझे दूसरी क्लास भी लेनी है, तो इस चक्कर में थोड़ा सा मैंने जल्दी में आज प्रश्नों को सॉल्व कराने की कोशिश की। लेकिन आपके लिए ज़रूरी ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न सॉल्व करने हैं। किसी भी सब्जेक्ट का, आप जिस सब्जेक्ट में परफेक्ट हो उस सब्जेक्ट का तो कीजिए। उसके अलावा जिस सब्जेक्ट में आप कमज़ोर हैं, यदि उसको पढ़ नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, तो उसके भी ज़्यादा से ज़्यादा पेपर, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। उससे आपका जो लेवल है वो अलग रहेगा, आपका स्तर है वो अलग रहेगा, और आपको समझ में आने लगेगा। क्योंकि कई बार क्या है, प्रश्नों के ऑप्शनों से भी हम किसी भी प्रश्न का उत्तर निकाल सकते हैं। तो इसलिए जब निकाल पाएंगे जब हमें प्रैक्टिस बहुत अधिक हो, और प्रैक्टिस ही है जो आपको एग्ज़ाम में सफलता दिलाएगी। तो ये कुछ प्रश्न थे जो मैं आपके लिए समाहित करके लाया। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको पसंद आए थे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और निरंतर अपने अध्याय में व्यस्त होंगे। तो इसी उम्मीद और आशा के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूँ। मिलता हूँ कल नई टेस्ट सीरीज में, कल नए मॉडल पेपर में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।